बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके तो आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक जो होती हैं हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट, उनके क्विक रिव्यू शामिल होंगे। जस्ट हम बुक्स के ऊपर से ही जितने भी टॉपिक्स हैं उनको जस्ट अंडरस्टैंड करेंगे, उनको सीखेंगे और इसके साथ साथ एक्सरसाइज में से सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर लिया करेंगे। इसकी जो पहली बुक है इस लेक्चर सीरीज़ की, उसमें हम थॉमस कैलकुलस लेके आए हैं जी। कैलकुलस की बुक है जो आमतौर पर अंडर ग्रेड में फॉलो की जाती है और इसके राइटर हैं जॉर्ज थॉमस, इसकी वजह से इसको थॉमस कैलकुलस भी कहा जाता है। अगर आप किसी भी तरह का बेसिक मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अभी वीडियो के बाद आप इसको विजिट भी कर सकते हैं और फर्दर अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसके राइटर हैं जॉर्ज थॉमस, इसकी वजह से इसको थॉमस कैलकुलस भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ज़रा एक नज़र आउटलाइन पर डाल लेते हैं। पहला जो चैप्टर है इस बुक में दैट इज़ फंक्शंस। ठीक है, इसमें फंक्शंस के बारे में बताएंगे, फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, और इसी तरह ग्राफ के बाद शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ऑफ ग्राफ्स, दो फंक्शंस को कंबाइन कैसे किया जाता है मुख्तलिफ ऑपरेशंस के थ्रू। ठीक है, और इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, दी एक्सपोनेंशियल, ग्राफिंग विद सॉफ्टवेयर और इस तरह इनवर्स फंक्शन एंड लॉगरिथमिक। ठीक है, इसी तरह आगे आते हैं लिमिट कंटिन्यूटी का चैप्टर है। फंक्शन के बाद फिर डेरिवेटिव्स आते हैं, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं और इसी तरह हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं इस बुक में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे वो 17 चैप्टर हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे तमाम चैप्टर जो हैं हम उनको कवर करें और सिलेक्टिव टॉपिक्स करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे अभी चैप्टर 1 में ग्राफिंग विद सॉफ्टवेयर था तो उसको स्किप कर देंगे। बहरहाल आज की जो लेक्चर है आज का उसको हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जी फंक्शंस। ठीक है, ओके सो ये चैप्टर नंबर 1। बेसिकली अगर आप देखें ना फंक्शन व्हाट एक्चुअली फंक्शन इज, फंक्शन को हम फंक्शन बेसिकली एक टूल है रियल वर्ल्ड को मैथमेटिक्स की टर्म में डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, फंक्शन को कई पर्सपेक्टिव से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फंक्शन को आप यूँ भी कह सकते हैं कि फंक्शन जो है ये एक खास तरह का रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान। ठीक है, या फिर आप फंक्शन को ये कह सकते हैं कि ये एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंस का नाम है। या अगर आप किसी लेमैन को बताना चाह रहे हैं तो आप उसको कह सकते हैं जी फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। मशीन को हम इनपुट देते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस करती है और रिजल्ट में हमें आउटपुट देती है। ठीक है, इस बुक में जो वो टर्म यूज़ कर रहा है डेफिनेशन पे आते हैं जी डायरेक्टली। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ की डिपेंडेंस का नाम है, तो उसने बताया जी एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, किसी भी आपने अगर सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है जी, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये बेसिकली डिपेंड करता है जी रेडियस पर, जिससे जैसे आप रेडियस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एरिया पर भी अफेक्ट होगा। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं जी। फंक्शन जो है जैसे मैंने बताया ना दो सेट्स के दरमियान एक खास तरह का रिलेशन है, तो यहाँ पर दो सेट उसने लिए, एक सेट डी लिया और दूसरा उसने सेट वाई लिया हुआ है। ठीक है, आमतौर पर जो सेट डी है, जो फर्स्ट वाला सेट है उसको डोमेन सेट बोलते हैं, सेकेंड वाले सेट को रेंज कह लेते हैं। ठीक है, उसको कोड मेन कहते हैं वैसे, लेकिन मैं बताता हूँ कोड मेन और रेंज में क्या फ़र्क है। वो यहाँ पर बता रहा है जी बेसिकली सेट डी और वाई के दरमियान हमने एक रूल असाइन करना है। रिलेशन भी कह सकते हैं, कोरेस्पोंडेंस भी कह सकते हैं, एसोसिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सेट डी टू सेट वाई एक रूल हमने ऐसा डिफाइन करना है कि सेट डी के तमाम एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू डी, वी हैव सम एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये एफ ऑफ एक्स जो है ये यूनिक होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, उसने बताया हुआ है। दो कंडीशन है बेसिकली, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, पहला सेट जो डी है उसके तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ मिलने चाहिए। सेकेंडली दूसरे सेट के एलिमेंट के यूनिक एलिमेंट के साथ मिलने चाहिए। ठीक है, उसने बताया हुआ जी सिंगल एलिमेंट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वाई, देन हम कहेंगे जी एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम डी टू वाई। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन थी। जो सेट डी होता है ये बेसिकली जितने भी पॉसिबल इनपुट्स होते हैं ना जो हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन में इंसर्ट कर सकते हैं, ये उसका सेट होता है और इसको डोमेन सेट कहा जाता है। और जो सेट वाई होता है, ये जो सेट वाई हमने लिखा हुआ है इसको कोडोमेन कहा जाता है। लेकिन इसमें से वो वाले एलिमेंट्स जो डोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएशन में है, जो कोरस्पोंडेंस में है, उनको रेंज सेट कहा जाता है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज, जैसे उसने लिखा हुआ है
द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज एफ ऑफ एक्स एज एक्स वेरीज थ्रू आउट डी। एक्स जैसे ही वेरी करता है डोमेन पर तो जो एक सेट बनता है उसको रेंज कहा जाता है, रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से अब आगे चलते हैं जी। अगेन उसने एग्जांपल दी थी a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की। बेसिकली एक रूल है जो कैलकुलेट करता है एरिया ऑफ द सर्कल और डिपेंड करता है रेडियस पर। ठीक है, रेडियस इसकी इनपुट है, जैसे जैसे आप इसको इनपुट करेंगे, देखिए जैसे हम आपको करके भी देख लेते हैं जी। a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये इसमें इनपुट है r। लेट्स से हम r को 2 कह देते हैं, 2 इसको इनपुट दिया है, ठीक है, टाइम्स पाई भी आ जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये कुछ प्रोसेस होने के बाद हमें ये आउटपुट मिल गया 4 पाई। ठीक है, एक इनपुट के लिए आउटपुट भी एक ही मिला है, दैट इज, इसलिए हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। उसने देखें अब इसको एक डायग्राम की शक्ल में बताया हुआ है, जो भी बात हम कर रहे थे। एक्स आप किसी भी फंक्शन को इनपुट देते हैं, उस पर कुछ प्रोसेस करती है और रिजल्ट में हमें आउटपुट दे देती है, जिसको जनरली हम इसको एफ ऑफ एक्स कहेंगे। ठीक हो गया, वेल सो आगे चलते हैं। देखिए हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, व्हेन द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जब किसी फंक्शन की रेंज जो होती है वो अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स हो तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसे सेट को वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। फंक्शन को बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसने एक और वे में भी इसको बताया हुआ जी, ये डोमेन सेट है और ये वाई सेट कंटेनिंग द रेंज, ये सेट है जिसमें रेंज कंटेन करती है। ए का इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है, एफ ऑफ ए ये पड़ा हुआ है, और एक्स का एफ ऑफ एक्स ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका ये जो एक डॉट लगा हुआ है आपके सामने, इसका इमेज ये पड़ा हुआ है। ठीक है, देखें इधर से दो डिफरेंट एलिमेंट्स के, डी सेट के दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम हो सकता है, बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है कि इधर से आपके पास एक ए हो, ठीक है, एक ए से ही दो आउटपुट्स आ रहे हो, दो डिफरेंट आउटपुट, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वेल सो आगे उसने कुछ फंक्शंस दिए हैं और उनकी आगे डोमेन रेंज भी गिवन है। देखें फंक्शन पहला है जी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, इसमें तमाम के तमाम रियल वैल्यूज जो है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसमें इसको इंसर्ट करने के बाद हमारे पास अनडिफाइंड आ जाए। एक्स स्क्वायर में आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी आप माइनस में रियल नंबर हो, प्लस हो, जीरो हो, कुछ भी पुट कर सकते हैं। बट इसकी जो रेंज सेट है उसमें आप देखें तो जीरो से इन्फिनिटी तक पॉसिबल है। क्यों जीरो से इन्फिनिटी तक पॉसिबल है? नो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं बेसिकली, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है आपको पता है ये कभी भी नेगेटिव नंबर हमें आउटपुट में नहीं दे सकता। स्क्वायर की वजह से तमाम की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स पर। 1 ओवर एक्स में अगर आप एक्स में जीरो पुट करते हैं, जीरो इंसर्ट करते हैं, तो 1 ओवर जीरो दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो डोमेन है उसमें से जीरो जो है वो निकाल दिया गया, बाकी तमाम के तमाम रियल नंबर्स इसकी डोमेन में आ जाएंगे। सिमिलरली इसकी रेंज जो है, इसकी क्या रेंज जो है वो भी उसके साथ भी ऐसा ही केस है, उसमें भी जीरो इंक्लूड नहीं होगा, जीरो इसका आंसर नहीं आ सकता। अब कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर लें जीरो के अलावा तो जीरो हमें आउटपुट में ये नहीं देगा। ठीक है, इसका ग्राफ बेसिकली जो होता है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होता है जी। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है 2 डायमेंशन। ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है, आधा ग्राफ जो है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसी तरह बाकी ग्राफ जो है वो इसका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ओके सो अच्छा, एक और डोमेन और रेंज की इंपॉर्टेंट बात सीख लें कि डोमेन जो होती है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जहाँ जहाँ पर ग्राफ मौजूद है वो उसकी डोमेन कहलाएगी, और जो रेंज होती है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखें ना, यहाँ पर भी हमारा ग्राफ मौजूद है, यहाँ पर भी ग्राफ मौजूद है, बट एक्स जहाँ पर जीरो है ओरिजिन पर ग्राफ मौजूद नहीं है, ये एसिम्पटोट बन रहा है। एसिम्पटोट क्या होता है वो आगे जाके हम देखेंगे। इसी तरह से वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें ग्राफ मौजूद है, यहाँ पर सारा मौजूद है, बट जीरो जहाँ पर वाई जीरो है ना वहाँ यहाँ पर ग्राफ मौजूद नहीं है ओवरऑल। ठीक है, सो इसलिए जो इसकी जो रेंज है उसमें से जीरो को निकाल दिया गया है। इनफैक्ट एक्स जो है वो इनपुट है ना, तो वाई आउटपुट आ जाते हैं। ओके सो इसी तरह से बाकी 3 फंक्शन का भी किया गया। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में आपको पता है माइनस नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। इसकी जो रेंज है उसमें भी जीरो से इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, जीरो इंक्लूड है और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल है। ये इसी की कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है इन्हीं 4-5 एग्जांपल्स की। आगे बात आ जाती है जी ग्राफ ऑफ फंक्शंस। किसी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको बल्कि बता ही दिया, पहले प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। किसी कार्टेशियन प्लेन में वो तमाम पॉइंट्स जो कि ये ऑर्डर पेयर है बेसिकली एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स इनपुट्स हो जाएंगी, वाई आउटपुट्स आ जाएंगी, तो जितने भी ऑर्डर पेयर इस तरह बनते हैं
ये ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली मैनी होंगे, इनको मिलाने से जो लाइन बनती है उसको ग्राफ कहा जाता है। ठीक हो गया। वेल सो इनपुट आउटपुट पेयर्स बेसिकली इनको कहा जाता है, ये लिखा भी मैं, इनपुट आउटपुट पेयर्स फॉर एफ। ये एक दो फंक्शन है जिनके ग्राफ गिवन है जी। ये जो फंक्शन है 1.3 में, ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। लेकिन इसमें x जो है वो इनपुट्स देंगे हम, x एक्सिस के लॉन्ग होगी और रिजल्ट में हमें y एक्सिस के लॉन्ग जो आउटपुट्स मिल जाएंगी। ठीक है, बेसिकली ये जितने भी पॉइंट्स बनते हैं ऑर्डर पेयर इनफाइनाइटली मैनी है, इनको मेंशन करना भी जो है इम्पॉसिबल है, इनको मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया ना। तो देखें ये जो पेयर है ये क्या बनेगा जी, x यहाँ पर 0 है, y 2 है, y 2 है ना इसकी। इस तरह ये जो पेयर है इस पर क्या बनेगा जी, यहाँ पर y 0 है, सॉरी y 0 है और x -2 है। ठीक है, इसी तरह से और भी इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स बनेंगे। सेकेंडली आ जाए जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, ये किसी भी एक आर्बिट्ररी फंक्शन का ग्राफ लिया हुआ है जिसको y = f(x) कह लें हम। देखें इसमें ये इनपुट है, जैसे मैंने पहले बताया एक्स एक्सिस जो होती है वो इनपुट होती है, उसको हम लेट्स से 1 कहते हैं। किसी एक पॉइंट 1 पर ये आ रहा है इमेज इसका, जिसको हमने f(1) का नाम दिया है। ठीक है, लिखा भी है उसने यहाँ पर। बेसिकली ये f(1) क्या होता है, ये यहाँ कहीं पॉइंट होगा कोई भी, तो ये इनफैक्ट इसकी हाइट है, उसने नीचे लिखा हुआ है y = f(x) इज द हाइट ऑफ द ग्राफ अबव द पॉइंट x के ऊपर। बट अगर आपका जो उसने आगे एक और पॉइंट भी लिखा, बिलो x इफ f(x) इज नेगेटिव। अगर f(x) नेगेटिव है यानी कि यहाँ कहीं से पॉइंट है कोई, तो फिर हाइट क्या होगी, बिलो होगी। जैसे ये देख लें f(x) नीचे वाली तरफ था, ये f(x) है तो हाइट ही है बट डाउनवर्ड है। ठीक हो गया। तो f(x) जो होता है वो बेसिकली हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह से आगे आ जाए जी, इसने एक और फंक्शन दिया y = x²। देखिए y = x² का ना, अब उसने यहाँ पर अगर आप देखें इसको, ये लिया हुआ है, कुछ इनपुट्स नहीं है, उनके कोरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट्स ली हुई है। x = -2 है तो y क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। x = -1 है तो x² की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से x = लेट्स से 3/2 है तो y² क्या आ जाएगा, y = x² क्या आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। इन तमाम पॉइंट्स को मिलाने से उसने ये एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कुछ। बट देखें जिस तरह हम पॉइंट्स जो है हमारे पास चूंकि इनफाइनाइटली मैनी है एक्स एक्सिस पर, तमाम के तमाम पॉइंट्स लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो एक कंटिन्यूस सा ग्राफ बन जाएगा। मे बी उसने आगे बनाया हो बट एनीवेज नहीं बनाया हुआ, बल्कि ये बना हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इसमें कितनी कंटिन्यूटी है। अगर आप पॉइंट्स लेंगे कुछ वक्फे के बाद, जैसे उसने -2 लिया, फिर -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया और इसी तरीके से आगे चलता गया, तो ये कुछ आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइंस बनती जा रही हैं। जितने पॉइंट ज़्यादा करीब होंगे उतना ग्राफ जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आ जाएगा। वेल डन। सो अच्छा, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली कितने तरीके यहाँ पर, 4 तरीके लिखे होंगे आई होप। ठीक है, ये फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन को न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं आपको बताना भूल गया कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के ना 4 तरीके होते हैं। इसने आई थिंक स्टार्ट में लिखे भी होंगे। एक तो हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलें खैर। फंक्शन को ना रिप्रेजेंट करने का बेसिकली एक तो तरीका ये कि उसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। सेकेंडली हम उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी हम सीख के आए हैं। थर्डली आप उसको न्यूमेरिकली किसी टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आखिर में हम उसको वर्बली भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, वर्बल डिस्क्रिप्शन हो सकती है। वेल सो जी, ये बस रफली इसको देख लें। ये फंक्शन है, टाइम है, उसके अगेंस्ट प्रेशर लिखा हुआ है। ये इनपुट्स की लाइन है और ये आउटपुट्स की हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट फॉर्म में उसने थ्रू टेबल बताया हुआ कि बेसिकली फंक्शन क्या होता है। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर ए फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि आपके पास कोई कर्व गिवन है कार्टेशियन प्लेन में, क्या वो कर्व, क्या वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। ठीक है, तो ये टेस्ट हमें ये चीज़ बताता है। देखें इसको एक बार रीराइट कर पढ़ लेते हैं जी। इसको लिखा है, नॉट एवरी कर्व इन द कोऑर्डिनेट प्लेन कैन बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। हर कर्व जो है वो ग्राफ का फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल नहीं है, लाजमी नहीं है कि हर कर्व जो फंक्शन का ग्राफ हो। अ फंक्शन f कैन हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ x फॉर ईच x। हर x के लिए एक ही f ऑफ x आएगा। ठीक है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आएगी। अब देखें, नो वर्टिकल लाइन कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन। इसको हम कैसे देख सकते हैं जी ग्राफिकली। देखिए ये एक फंक्शन का ग्राफ लिया हुआ है जी, सर्कल है ये। ठीक है, ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, सर्कल का ग्राफ है।
देखें एक इनपुट है हमारे पास, लेट्स से ये एफ ऑफ एक्स है, बट इसके रिजल्ट में हमें एक ये आउटपुट मिल रही है, एक ये आउटपुट मिल रही है, ठीक है ना। तो ये तो चीज़ हम पढ़ के आए, फंक्शन की डेफिनेशन को ही निगेट कर रही है, तो इसलिए ये जो सर्कल है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। बट अगर हम इसी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी कि अपर सेमी सर्कल अलग से लेने और लोअर अलग से लेने, देन ये फंक्शन है। क्योंकि आप कहीं भी अगर आप वर्टिकल लाइन लगाते हैं ना, लेट्स से मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, तो ये देखें एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आ रही है, जहाँ मर्जी वर्टिकल लाइन लगा लें हमारे पास, और सेम इज द केस विद दिस वन, कहीं भी आप वर्टिकल लाइन लगा लें, एक इनपुट के लिए आपके पास आउटपुट भी एक ही आएगी, ठीक है। ये देखिए ये आउटपुट आ रही है, ठीक हो गया। सो ये बेसिकली वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। देखें यानी कि किसी भी रिलेशन में लेट्स से आई हैव ए बी और ए सी, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ए जो है ये इनपुट होता है ना, पहला जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट जो होता है, बी आउटपुट होता है। अगर किसी में ऐसे होगा, अगर वो फंक्शन भी है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, देन दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी, मतलब बी और सी इक्वल है आपस में इनफैक्ट, ठीक हो गया। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। आगे आ जाएगी इंपॉर्टेंट एक और कंसेप्ट है, दैट इज द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पता चल रहा है नाम से ही, ऐसा फंक्शन जिसको हम मुख्तलिफ पीसीज में डिफाइन करें, ठीक है। इसके एग्जांपल के तौर पर हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ले लेते हैं जी। आपके पास जो x ऑर्डर ऑफ x, दैट इज ये x कब आएगा, जब आपका x ग्रेटर देन 0 है। अच्छा जी एक और आपको बात बता दें, बल्कि ये जो x का ग्राफ होता है ना, सिंपली x का ग्राफ होता है, वो ये होता है, ठीक है। और माइनस एक्स का ये वाला होता है, ठीक है। ये थ्रू आउट, ये x का है और ये माइनस एक्स का है, बट उसने जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लिया है उसमें उसने क्या कहा जी, x का ग्राफ कब होगा, जब x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव किस में है, ये जगह जहाँ x पॉजिटिव है, तो माइनस वाला इसलिए हमें रिमूव करना पड़ता है, ये वाला पार्ट जो है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन है ना। और देखें माइनस एक्स कब होगा, जब x नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ पर है, ये, ठीक है ना। तो जस्ट ये वाला होगा लाइन, ये वाली नहीं होगी, क्योंकि ये वाली साइड तो पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है ना, तो इसलिए मोड ऑफ x का ग्राफ जो है वो ये बनेगा, ठीक हो गया। इसी तरह से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, एक और उसने एग्जांपल दिए, एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल, एक आर्बिट्रेरी सा ग्राफ लिया गया जी, माइनस एक्स कब होगा, जब आपका x नेगेटिव है। x नेगेटिव कहाँ पर होता है, लेफ्ट हाफ प्लेन में, लेफ्ट हाफ प्लेन में माइनस एक्स आ जाएगा। ये देखें जी, ये ग्राफ माइनस एक्स का है, बट 0 और 1 के दरमियान इंटरवल जो 0 और 1 है उसमें ग्राफ आ जाएगा x स्क्वायर का, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। दो पीसेस हो गए ना, एक अभी ये पीस है, दूसरा ये पीस, तीसरा पीस क्या है जी, x ग्रेटर देन 1 थ्रू आउट इन्फिनिटी तक, तो ये एक थर्ड पीस आ गया। इसमें जो फंक्शन ग्राफ है, फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, 1 आ रहा है, हाइट इसकी 1 आ रही है थ्रू आउट व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक हो गया। ये एक और एग्जांपल थी जी। ओके वेल, आगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक को कहा जाता है जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसका एक और नाम है फ्लोर फंक्शन भी कह लिया जाता है, ठीक है। फ्लोर आपको पता है हम किसको कहते हैं जी, फर्श को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी हम अगर आप डेसिमल ले लें ना, डेसिमल नंबर जो होता है कोई भी, जैसे लेट्स से 2.4 है, तो इसमें छोटी वैल्यू आ जाएगी। हमें इसको ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बेसिकली हमने एक इंटीजर बनाना है, ठीक है। और यह इंटीजर फ्लोर फंक्शन है ना, जो 2.4 है तो 2 आ जाएगा, 1.991 तो 1 आ जाएगा, 1.99 भी हो तो उसका जो फ्लोर फंक्शन है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से -0.3 है तो ऑफ कोर्स छोटा -1 है ना, छोटा बात कर रहे हैं ना, तो -1 आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है। -2 का -2 भी आएगा। डेसिमल पार्ट हमने खत्म कर देना इसमें। अब इसका ये ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है, इसको जरा समझें। देखें जी, वो कह रहा है कि आप कोई भी नंबर लेते हैं ना, लेट्स से मैं 2 और 3 की बात करता हूँ, 2 और 3 के सॉरी ये देखें, 2 और 3 के इन बिटवीन 2.9999 तक जो भी आप नंबर लेंगे ना, उसका आंसर 2 ही आएगा। यानी कि देखें, आप इनपुट बेशक 2 दे दें, आंसर में हमारे पास 2 आएगा, ये वाला। इनपुट आप 2.1 दे दें, आंसर ने 2 ही रहना है, हाइट ने 2 ही रहना है। 2.5 दे दें यहाँ कहीं, हाइट ने 2 ही रहना है। 2.9999 दे दें, हाइट ने 2 ही रहना है। बट जैसे ही आप 3 पे शिफ्ट करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। 3 पे शिफ्ट करते हैं तो ग्राफ ऊपर चला जाता है,
फिर वही कहानी शुरू के 3.9999 तक उसकी हाइट सेम रहेगी, 4 पे जाएंगे तो वो फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ है जी फ्लोर फंक्शन का। इसी तरह से नीचे आ जाए, इसी के ऑपोजिट से ग्राफ इसने मेंशन किया, आगे आता है जी लीस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर इंटीजर सीलिंग फंक्शन। इसमें क्या होगा, आपके पास अगर 1.1 है तो ये इसको इससे डिनोट करते हैं, सॉरी इससे नहीं, ये इसकी ब्रेसिस है जिसके लिए यूज़ की जाती हैं। 1.1 है तो ये 2 पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इवन आपके पास लेट्स से 1.5 है या 2.5 है, इसको क्या होगा, 3 पे आ जाएगा। ग्राफिकली देख रहे हैं इसका, देखें आप थोड़ा सा ऑपोजिट काम हो गया इस केस में। अगर आप देखें तो हम देखें 1 और 2 के दरमियान, ठीक है, आप देखें 1.1 जैसे ही 1 को क्रॉस करते हैं, एग्जैक्टली 1 नहीं मैं ले रहा, 1 को क्रॉस करते हैं, 1.0001 भी ले लें, हाइट आपके पास चल जाती है 2। ठीक है, 1.1 ले लें, हाइट 2 चल जाती है, 1.5 ले लें, हाइट 2 है, 2 तक हाइट 2 रहेगी। जैसे ही आप 2 को क्रॉस करेंगे 2.00001 बेशक ले लें या और 0 लगा लें, हाइट आपकी किधर चल जाएगी, 3 पे चल जाएगी। ठीक है ना, क्यों 3 पे जाएगी, क्योंकि 2.0001 जितने मर्जी आप ले लें, सीलिंग फंक्शन क्या आता है, 3 आता है, आउटपुट 3 आ रही है, तो इसलिए डायरेक्टली जंप करके 3 पे आ जाता है। ठीक हो गया, वेल डन। सो आगे आ जाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की यहाँ पर जस्ट डेफिनेशन लिखी है, इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है कोई फंक्शन इंक्रीज है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में या डिक्रीजिंग का। ठीक है, ये हम आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में सीखेंगे। अभी तक सिर्फ ये देखें कि एफ कोई फंक्शन है, वो किसी एक इंटरवल में डिफाइन किया गया है, उस इंटरवल को हमने आई का नाम दे दिया है, उस आई में से 2 आर्बिट्ररी पॉइंट्स आपने लेने हैं जिसको हमने x1 और x2 का नाम दिया है, और एक और कंडीशन है कि x1 जो छोटा पॉइंट है और x2 जो है वो बड़ा पॉइंट है। यानी कि आप कह सकते हैं x1 लेफ्ट साइड पर है, x2 राइट साइड पर है ऑन दी। ओके, सो अगर आपको मैं यहाँ पर ड्रा करके दिखा दूँ, ये देखें जी वेल सो x1 पॉइंट है जो एक, ये इंटरवल हमने आई ले लिया, ये इंटरवल है आई, ये लेट से जी x1 है हमारे पास पॉइंट और ये x2 है। ठीक है ना, x2 बड़ा पॉइंट है तो ऑब्वियसली राइट साइड पे आएगा। अब अगर आपके पास f of x2 यानी कि इनका इमेज जो है f of x2 का इमेज बड़ा है, f of x1 का छोटा है, तो क्या होगा, ये हमने y एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं ना, f of x2 का लेट से यहाँ पर है और f of x1 का यहाँ पर है, यही चीज़ शो कर रही है ना, f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1, क्योंकि f of x2 जो है ये y के लॉन्ग होता है। बेशक दरम्यान में ग्राफ जैसे मर्जी है, जैसे मर्जी, तो इस ग्राफ को हम कहेंगे ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है। ठीक है, f बेसिकली फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल i। बट अगर काम इसके ऑपोजिट हो जाता है, ऑपोजिट का मतलब हमारे पास क्या है, अगर आपका जो f of x2 वो छोटा रह जाता है, यहाँ कहीं f of x1 यहाँ आ जाता है, ठीक है, अंदर जो भी कर्व आपके पास आ जाती है, लेट्स से ये कर्व आती है, ठीक है, देन ये जो ग्राफ है ये डिक्रीज कर रहा है, नीचे वाली तरफ आ रहा है। ठीक हो गया, ये इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको बाकायदा तौर पर हम सीखेंगे इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर में, कैसे फाइंड किया जाता है कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक हो गया, और ओके वेल सो नेक्स्ट हमारे पास 2 फंक्शन हैं जी, एक का नाम है इवन फंक्शन और दूसरे का नाम है ऑड फंक्शन। ठीक हो गया, इवन फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में x को -x से रिप्लेस करते हैं, ये देखें x यहाँ पर होता है, कहीं भी हो सकता है, -x यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, बट आंसर आपका सेम आ रहा है, हाइट आपकी उतनी ही आ रही है, एफ ऑफ एक्स आपका वही आ रहा है, x के केस में भी एफ ऑफ एक्स ये है, -x केस में भी हाइट आपकी उतनी है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। बट अगर आप x को रिप्लेस करते हैं जी -x से, यानी कि ये देखना ये x होगा राइट साइड पर ओरिजिन के, और लेफ्ट साइड पर ऑफ कोर्स -x होगा, आपकी हाइट तो सेम रहती है बट आपका जो फंक्शन है वो डाउनवर्ड आ जाता है, हाइट ऑपोजिट साइड पे चल जाती है। यहाँ पर हाइट थी आपकी एफ ऑफ एक्स प्लस में, यहाँ पर आपकी हाइट एफ ऑफ एक्स है नेगेटिव में। ऐसे फंक्शन को जो ऐसा बिहेव करे उसको कहा जाता है जी ऑड फंक्शंस। ठीक हो गया, अब देखें इवन फंक्शन जो है ना, जैसे मैंने आपको ये बताया था इस एग्जांपल के थ्रू, दोनों साइड पर हाइट सेम है, डायरेक्शन भी सेम है,
हमें इससे पता चलता है कि ये वाला जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। आप इसको मूव भी कर दें अगेन यही शेप बन जाएगी, ठीक है, वेल डन। सो अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट मजे की बात यह है कि इनके जो नेम है ना इवन फंक्शन, बल्कि उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, बल्कि लिखा भी हुआ है एक्स स्क्वायर का, और ये एक्स क्यूब का। स्क्वायर जो है वो 2 इवन है ना, तो इसलिए इसको इवन फंक्शन कहा जाता है। 3 यहाँ पर ओड है, इसलिए इसको ओड फंक्शन कहा जाता है। बेसिकली इसी से ही इसका नाम भी पड़ा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस, इसलिए इसको इवन कह दिया, क्योंकि इसलिए नहीं कहा, बेसिकली 2 इवन है ना, तो इसलिए इवन फंक्शन कह दिया। अच्छा जी, ये जो एक्स क्यूब है ना, इसका ग्राफ जो है ये सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन, ये उसने एक रेड लाइन से शो भी किया हुआ है, ठीक है। अबाउट ओरिजिन अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा। दैट्स वाई इज द सिमेट्रिक अबाउट रीजन, ठीक है। एक्स क्यूब इसका ग्राफ जो है सिमेट्रिक अबाउट रीजन होता है, जैसे बता दी है, और 3 चूंकि ओड है इसलिए इसको ओड फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये लाइन इधर तमाम की तमाम लिखी हुई है, और ये इसने इसकी कैप्शन में फिगर 1.12 के यहाँ पर भी ये तमाम चीज़ें उसने बताई हुई हैं, ठीक हो गया, वेल डन। सो आगे आता है जी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस चीज़ को भी आगे हम देख लेते हैं। एनीवेज ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल आगे हम इसको पढ़ते हैं जी। कुछ कॉमन फंक्शन है हमारे पास जो आगे हम यूज़ भी करेंगे। फर्स्ट वाला है जी लीनियर फंक्शन। लीनियरिटी स्ट्रेट चीज़ को शो करती है। ऐसा फंक्शन ऑफ द फॉर्म बेसिकली एम एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ पर m जो है ये इस लाइन की, जो भी लाइन बनेगी इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, उसकी m स्लोप होती है। b जो है ये y इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है जी, y को किस पॉइंट पर आपने टच करना है b उसको शो करता है, ठीक है। और b इज इक्वल टू 0, अगर आप b इज इक्वल टू फर्स्ट करो 0 कर देते हैं, उसने कुछ ना ग्राफ बनाए हुए यहाँ पर। ये वाला जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, इस केस में m 1 है। अगर आप m को 1 रख दें, b को 0 रख दें, y इज इक्वल टू एक्स बनता है। m इज इक्वल टू क्या आता है 1 आता है, तो इसकी स्लोप 1 आ जाएगी, ठीक है। m को आप 2 कर दें तो b 0 ही रहेगा, m को आप 2 कर दें तो y इज इक्वल टू 2x आता है। इसका मतलब है इस लाइन की स्लोप आती है 2, वो इसने ये लिखी हुई है। m को 1/2 करें, वो कुछ इस तरह से बनता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप m को इंक्रीज करते जाते हैं, m को जब आप इंक्रीज करते हैं, कि 1 था, 2 था, 3 करेंगे, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, इसकी जो स्लोप होगी वो वर्टिकली होती जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं हो सकती, बट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो सकती है। जैसे जैसे आप m को 0 के करीब करीब जाते जाएंगे ना, 0 के करीब करीब जाते जाएंगे, तो क्या होगा, उसकी स्लोप जो 0 के करीब m को 1 के करीब करीब 0 के करीब करीब जाएंगे तो स्लोप उसकी 0 के करीब करीब होती जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली m को 0 कर दें तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ये वाली, ठीक हो गया ना। इस स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस जो होता है वो y इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो इसकी स्लोप 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये लीनियर फंक्शंस कुछ दिए हुए थे उसने। आगे हमारे पास आता है पावर फंक्शन, बट पावर फंक्शन से पहले उसने ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि y और x जो है वो प्रोपोर्शनल कब होते हैं, अगर एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हो जाए। y इज इक्वल टू के एक्स उसने लिखा है, और सम कांस्टेंट k नॉन जीरो। ये चीज़ आपको एक और जगह भी नजर आती है नंबर थ्योरी में, जब एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है, अगर x डिवाइड करता है y को, देन हम y को क्या लिख सकते हैं जी, और सम k टाइम्स x, ठीक है। इस केस में हम कहते हैं जी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। आगे और अगर y इज इक्वल टू 1/x आता है, लेट्स से जी y इज इक्वल टू 1/x, तो ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, इन्वर्स एक दूसरे का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/x जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है x का। बहरहाल आगे आता है हमारे पास पावर फंक्शन। पावर फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर ए कोई भी एक कांस्टेंट है बेसिकली, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस केस में इसको पावर फंक्शन कहते हैं, क्योंकि पावर में है एक्स की। कुछ ग्राफ उसने यहाँ पर बनाए हुए, अगर एक्स की पावर 1 हो तो ग्राफ ये बनता है स्ट्रेट लाइन, ये इनफैक्ट हम पहले पढ़ भी चुके हैं। 2 हो तो ये पैराबोला बनता है, 3 हो तो ये वाला ग्राफ बनता है, 4 होगा तो थोड़ा सा जरा एक्सपेंड कह ले आप हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर वाले से। इसी तरह से 5 हो तो कुछ इस तरह से बिहेवियर होता है, ठीक है। नीचे उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, करने की जरूरत नहीं है, कर भी लें तो ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है जो ग्राफ ऊपर बनाए हैं।
बहरहाल आगे हमारे पास एक और ग्राफ आता है y इक्वल टू 1/x। इसका भी मैंने आपको ड्रा करके दिखाया भी था। 0 x एक्सिस के लॉन्ग वहाँ पर भी ग्राफ मौजूद नहीं है, y एक्सिस के लॉन्ग वहाँ पर भी ग्राफ मौजूद नहीं है। डोमेन में भी 0 नहीं आता और रेंज में भी 0 नहीं आ रहा। बिल्कुल इसी तरह 1/x² y इक्वल टू, इसके डोमेन में 0 नहीं आ सकता, ठीक है ना, वही केस जो 1/x में था। 0 क्यों नहीं आ सकता? 0 पे अनडिफाइंड है। x एक्सिस के लॉन्ग देख लें आप, पूरे x एक्सिस पर जो 0 पॉइंट है उधर ग्राफ मौजूद नहीं है, ठीक है, इसलिए ही नहीं है क्योंकि डोमेन में 0 नहीं हो सकता ना। और आगे अब बात आती है जी रेंज की। देखें इस जो हमने फंक्शन ले रहे हैं इसकी रेंज में y इक्वल टू 1/x², स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। आप x कोई भी ले लें 0 के अलावा, हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका ग्राफ ये कुछ बन रहा है, ठीक है, एक पार्ट इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सेकंड में। थर्ड और फोर्थ में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमारे पास थर्ड और फोर्थ में y नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो रेंज में नेगेटिव नहीं आ सकता, उसने लिखा हुआ y इज ग्रेटर देन 0। वेल सो अगर आप इनको फ्रैक्शन में ले लेते हैं इज इक्वल टू 1/2 1/3 या फिर इसी तरह से, तो उसके ग्राफ उसने ये बनाए हुए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ है, x की पावर 1/3 का ग्राफ ये वाला है, x की पावर आप 3/2 ले लें तो इस तरह से बन रहा है, 2/3 ले लें तो ये बन रहा है। नीचे डोमेन रेंज भी मेंशन है, ठीक हो गया। पॉलिनोमियल क्या होता है? कुछ इस टाइप का जो एक हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, इक्वेशन आ जाती है, p ऑफ x इज इक्वल टू a सबस्क्रिप्ट में n आ जाएगा। ये a_n a_0 a_1 a_2 ये तमाम के तमाम रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली पॉलिनोमियल के। x की पावर n कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, ठीक हो गया, नो नेगेटिव इंटीजर होगा बेसिकली। फिर x की पावर n-1 आ जाएगा और चलते चलते a1x प्लस a0 सिंपल कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। कुछ पॉलिनोमियल के ग्राफ उसने यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसे x³ डिवाइडेड बाई 3x माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x प्लस 1/3, ठीक है, मुख्तलिफ पॉलिनोमियल्स नहीं है, उसके ग्राफ उसने बनाए हुए हैं। इसी तरह आगे हमारे पास रैशनल फंक्शंस आ जाते हैं। रैशनल फंक्शन बेसिकली ऐसे फंक्शन, जैसे रैशनल नंबर होता है ना, हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह रैशनल फंक्शन जो है वो p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, ये दोनों p ऑफ x और q ऑफ x पॉलिनोमियल है। अगेन q ऑफ x इस केस में 0 नहीं हो सकता, 0 पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, q ऑफ x इज नॉन 0। तो कुछ पॉलिनोमियल उसने रैशनल फंक्शंस लेके उनके ग्राफ यहाँ पर बनाए हुए हैं। जैसे देखें 11x डिवाइडेड प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x³ माइनस 1, ठीक है, इसका ग्राफ ये बना हुआ है। जो रेड लाइंस है ना ये बेसिकली एसिम्पटोट को जाहिर कर रही है, ठीक है, और ये बेसिकली ग्राफ का पार्ट नहीं है। इसको हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे, ये फाइंड कैसे की जाती है, किस पॉइंट पर जो है वो ग्राफ का एसिम्पटोट बन रहा है। और रेड लाइन को ग्राफ टच भी नहीं करेगा, क्लोज होता जाएगा बट टच नहीं करेगा। आगे अलजेब्राइक फंक्शन आ जाते हैं। बेसिकली ये फंक्शन हैं हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को लेकर, उनके दरमियान एडिशन लगा लें, बेसिक जो ऑपरेशन होते हैं सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या रूट वगैरह लेकर जो फंक्शंस बनते हैं उनको अलजेब्राइक फंक्शन कहा जाता है। चंद एक मिसालें उसने दी हैं जी, y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 टाइम्स x माइनस 4 अलजेब्राइक फंक्शन है। मल्टीप्लाई किया गया बेसिकली एक पॉलिनोमियल को और एक हम उसने लिया हुआ क्यूब रूट, ठीक है, दो को मल्टीप्लाई करने से फंक्शन बनाया हुआ है, और इसी तरह से बाकी दो भी दिए हैं और साथ में उनके ग्राफ। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बेसिकली हमारे पास, साइन कोस टेंजेंट होता है, फिर साइन का जो ऑपोजिट होता है वो कोसिकेंट सिकेंट आ जाता है और इसका कोटेंजेंट आ जाता है, ठीक है। ये ग्राफ उसने दिया हुआ है साइन एक्स का और ये दिया हुआ है कोस एक्स का। साइन 0 पे 0 होता है, 0 पे 0 लिखा हुआ है उसने, ठीक है, और ये पीरियोडिक भी है, आप देख रहे हैं। बहरहाल इसको चीज़ों का हम बाद में देखेंगे। कोस जो 0 पे 1 होता है, एक्स जहाँ पर 0 है कोस 1 आ जाता है, ठीक है। वेल सो आगे आता है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे पावर फंक्शन था उसमें वेरिएबल की पावर थी कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल में होता है जी जो आपके पास कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाता है, ठीक है। a इज इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a की पावर x। a यहाँ पर कोई भी 0 से बड़ा नंबर हो सकता है, इसको बेस कहते हैं, और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एक्चुअली, ठीक है, 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 होगा बट एग्जैक्टली 1 नहीं होगा। आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव डोमेन -∞ से इन्फिनिटी, इसमें तमाम के तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं और इनकी जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव होगी या 0 नहीं हो सकती ऑफ कोर्स, ठीक है ना। आप x को 0 भी अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। 1 ओवर फ्रैक्शन में लेंगे 1/2 ले लें 1/3 ले लें तो 0 क्लोजर होगी, 0 नहीं हो सकती।
रेंज क्या है इसकी, 0 से इन्फिनिटी, 0 पे ओपन है, ठीक है। वेल सो ये उसने ग्राफ बनाया हुआ है जी। ए को अगर आप 10 लेते हैं तो कुछ इस तरह से इसका बिहेवियर है, इंक्रीजिंग आ रहा है ये। खैर उसने ये जो येलो लाइन ड्रा की है ये 10 की पावर एक्स का है, 3 की पावर एक्स का ये रेड वाला है, और ये जो ब्लू वाला है ये 2 की पावर एक्स का है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप एक्स को नेगेटिव कर दें फॉर एग्जांपल, तो उनके ग्राफ जो है वो भी रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट फ्रॉम राइट देन गोज टू लेफ्ट, और ये डिक्रीजिंग हो जाएंगे, ठीक है। इस केस में इंक्रीजिंग थे, ये डिक्रीजिंग हो जाएंगे। ओके सो आगे आता है जी लोगारिथमिक फंक्शन। अगर बेस सेम है तो लोगारिथमिक फंक्शंस, लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, ऑपोजिट होते हैं अगर बेस सेम हो तो, ठीक है ना। लोग इसमें भी देखें इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 नहीं हो सकता बेसिकली, ठीक है। और बेसिकली पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है कोई भी, 1 नहीं हो सकता। द इनवर्स फंक्शंस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बेसिकली ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, और इसी को इस चैप्टर में हम डिटेल में भी खैर देखेंगे, ठीक है। इसके ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ओके सो आगे आ जाती है एक्सरसाइज 1.1। पहला जो क्वेश्चन है डोमेन रेंज से मुतालिक है। कोई भी आप ले लें इसमें से, डोमेन रेंज कैसे फाइंड की जाती है। डोमेन होती है बेसिकली पॉसिबल इनपुट्स। दो तरीके आपने इसमें मेनली देखते हैं। अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को आप देखना है कि ये 0 के इक्वल कब हो रहा है, तो उसको 0 के इक्वल इंसर्ट करके आप उसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है, जैसे जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को ग्रेटर देन 0 रख के आप इस इनक्वालिटी को सोल्व करके इसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रेंज फाइंड करने का ना एक तरीका तो ये है, आप उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लें। जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज आ जाएगी, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीका है किसी भी फंक्शन की रेंज फाइंड करने का। एक और तरीका भी है कि आप डोमेन में से जो एंड वाले पॉइंट्स ना, आखिरी पॉइंट्स हैं, वो उसमें पुट करें फंक्शन में और उसका बिहेवियर देखें वो क्या आ रहा है, ठीक है। इस तरह से भी आपको उसकी रेंज मिल सकती है, ठीक है। बहरहाल आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया आज के लिए, इतना ही। आज हमने सिर्फ एक सेक्शन किया है जिसमें फंक्शन के बारे में देखा है, डिटेल में चीज़ें देखी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा जी कंबाइनिंग फंक्शन। दो फंक्शंस को कंबाइन, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन को कंबाइन कैसे किया जा सकता है मुख्तलिफ ऑपरेशन के जरिए। एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह। कंपोजिशन फंक्शन भी देखेंगे। एक और चीज़ इसमें जो हम स्टडी करेंगे दैट इज शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ग्राफ्स। किसी ग्राफ को शिफ्ट करना है आपने, अपवर्ड करना है, डाउनवर्ड करना है, वो कैसे किया जाता है, ठीक है।